वेलकम बैक ब्यूटीफुल पीपल। एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं अब हम एनडीए सीडीएस के प्रिपरेशन के लिए। फिर से आप लोगों ने एग्जामिनेशन पेपर जरूर देखा होगा। अगर आप सीरियस हैं अपने अगले अटेम्प्ट के बारे में, चाहे आपका फर्स्ट हो, लास्ट हो या मिडिल का कोई अटेम्प्ट हो, भाई एक नया पैटर्न देखने को मिला, कुछ नई चीजें देखने को मिली। उसमें से एक चीज जो एनडीए सीडीएस दोनों में कॉमन थी, डिस्कोर्स मार्कर्स और एक्सप्रेशन, उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, थोड़ी क्लैरिटी गेन करेंगे उसमें। कहीं अगर ऐसी चीजें और आगे आती हैं तो कैसे हम उनको टैकल कर सके। और ध्यान रखिएगा, डिस्कोर्स मार्कर्स ज्यादातर और कुछ नहीं, पहले तो जो हमने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रखे हैं उन्हीं में से कुछ है। कोई कंजंक्शन होगा, कोई एडवर्ब होगा, कोई प्रपोजिशन होगा, जो कि कोई नई चीज बेसिकली फ्लो बना रहा है आपके कम्युनिकेशन का, जो भी आप बात कर रहे हैं। देखिए, गाइड कनेक्टिंग आइडियाज इन स्पीच एंड राइटिंग। स्पीच और राइटिंग में आइडियाज को एक दूसरे से कनेक्ट करना, एक चीज से दूसरी चीज में फ्लो करना, उसके लिए जो वर्ड्स और फ्रेजेस यूज किए जाते हैं उनको हम लोग डिस्कोर्स मार्कर्स कहते हैं। तो दे आर वर्ड्स और फ्रेजेस यूज्ड टू गाइड, कनेक्ट एंड ऑर्गेनाइज स्पीच और राइटिंग। तो स्पीच और राइटिंग, हमारा जो वाचन है और हमारा जो लेखन है, उसको गाइड, उसका मार्गदर्शन करने हेतु, उसको कनेक्ट, उनके बीच में संबंध दिखाने हेतु, या उसको ऑर्गेनाइज, उसको सही से जमाने हेतु, ऑर्गेनाइज करने हेतु उपयोग किए जाते हैं। दे आर नॉट ग्रामेटिकली नेसेसरी। इनका ग्रामर के स्तर पर अनिवार्यता है, नहीं है, उपयोग की अनिवार्यता इनके ग्रामर, व्याकरण के स्तर पर नहीं है, बट इसेंशियल फॉर नेचुरल एंड कोहेरेंट कम्युनिकेशन। बट ये बहुत जरूरी होते हैं एक प्राकृतिक और कोहेरेंट, मतलब एक फ्लो में जो चलती है, जो जिसमें कहीं ब्रेक नहीं दिखाई देता है, जो इन्फ्लुएंशियल और इंप्रेसिव स्पीच बन पाएगी, रेटोरिक्स में भी हमारे काम आएगी, उन सब चीजों में कम्युनिकेशन में ये हेल्प करते हैं डिस्कोर्स मार्कर्स। ग्रामेटिकली भले जरूरी ना हो, पर आपके वाचन को और आपके लेखन को थोड़ा और प्राकृतिक बनाएंगे और थोड़ा कोहेरेंट बनाएंगे। कोहेरेंट मतलब उसका फ्लो थोड़ा स्मूथ करेंगे, बीच में ऐसे गैप्स नहीं दिखेंगे। चलिए फंक्शन देखते हैं हम क्या क्या हो सकते हैं। ये बिल्कुल भी लिस्ट ये एग्जॉस्टिव नहीं है, अभी हम लोग सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेसन इसका कर रहे हैं। इसके बारे में अगर आप और जानकारी जानना चाहते हैं, इसके और एग्जांपल्स देखना चाहते हैं, इसके बारे में और गहराई से पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करें इस बात को। और भी अगर कोई टॉपिक आपका ऐसा है इंग्लिश में जो आप कवर करना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे को बताएं। बहुत ही डिटेल में वो सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे, ताकि अगले एग्जामिनेशन के लिए आप इतने प्रिपेयर्ड हो जो कोई और हो ही नहीं सकता। चलिए फंक्शन देखेंगे क्या क्या हो सकते हैं। एडिंग इन्फॉर्मेशन हो सकता है, कुछ और जानकारी देना। कॉन्ट्रास्टिंग हो सकता है, कोई विपरीत बात बताना, कोई अलग सी बात बताना, जो अभी तक बात चल रही है उसके बिल्कुल विपक्ष में कोई बात कहना। सीक्वेंसिंग हो सकता है कि आप ऑर्डर जमा रहे हैं। समराइजिंग हो सकता है, पहले से जो कहा हुआ है उसको संक्षिप्त में बोलना, छोटे में बोलना। क्लैरिफाइंग हो सकता है, अभी जो बोला है शायद कंफ्यूजन क्रिएट करे, तो उसमें क्लैरिटी लाने के लिए एग्जाम्पल्स देना हो सकता है। कॉज एंड इफेक्ट बताना हो सकता है कि क्या कारण था और उसका क्या परिणाम हुआ। एम्फसाइजिंग हो सकता है, किसी चीज पर और ज्यादा जोर देने के लिए, उसको और जोर देकर उसके बारे में बोलने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए। करेक्टिंग, कोई चीज सही करने के लिए जो पहले गलत बोल दी। चेंजिंग टॉपिक, टॉपिक ही बदलने के लिए कि भाई कोई और टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। हेजिंग हो सकता है, जो आप किसी को रोकने के लिए, किसी को बीच में एकदम बात करने। एंगेजिंग लिसनर्स, इसका मतलब मेंटेन कनेक्शन, तो एंगेज करने के लिए लिसनर्स को कि आप उनको मेंटेन कर पा रहे हैं, कनेक्शन जो आपने स्थापित किया लिसनर्स के साथ। देखिए एडिंग इन्फॉर्मेशन का पर्पस क्या है, एड अ पॉइंट। तो भाई ऑल्सो एंड मोर ओवर इन एडिशन, आप देखेंगे इसमें कुछ तो आपको कंजंक्शन ही दिख जाएंगे। नॉट ओनली बट ऑल्सो में ऑल्सो भी आता है, एंड मोर ओवर इन एडिशन, ये सारे यूज हो सकते हैं एडिंग इन्फॉर्मेशन के लिए कि आई डू दिस एंड समथिंग ऑल्सो दिस, मोर ओवर देयर इज मोर टू बी एडेड, इन एडिशन टू दिस देयर इज समथिंग एल्स टू बी एडेड। कॉन्ट्रास्टिंग हो सकता है, डिफरेंस शो करने के लिए, बट हाउएवर ऑन द अदर हैंड, नेवरदलेस, ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरी ही तरफ अगर देखा जाए तो नेवरदलेस, और फिर भी कुछ और। सीक्वेंसिंग हो सकता है, ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज इन टाइम, लाइक फर्स्ट देन नेक्स्ट फाइनली, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, अगला क्या हुआ, आखिर में क्या हुआ। इन शॉर्ट, टू सम अप, बेसिकली ये समराइजिंग के लिए यूज हो रहा है। रैप अप और सिंप्लीफाई, जो भी अभी तक बोला गया है उसको संक्षिप्त में बताने हेतु। क्लैरिफाइंग के लिए हो सकता है कि आप डिटेल ऐड कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, दैट इज टू से, आई मीन, एक्सेट्रा। अलग दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए, उसी को अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो ये यह कहने हेतु है। दिस इज टू से, आई मीन, मेरा मतलब है। गिविंग एग्जाम्पल्स, प्रोवाइड एविडेंस, आप एविडेंस दे रहे हैं, आपने जो भी बात कही है, जो भी तर्क कही है, उसके आप उदाहरण दे रहे हैं, उसके आप पुख्ता प्रमाण दे रहे हैं, सबूत दे रहे हैं उसको स्थापित करने हेतु। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, सच एज कॉज एंड इफेक्ट बता सकते हैं आप। कॉज इफेक्ट क्या, उसका उसका कारण क्या था और उसका परिणाम क्या था। सो देयरफॉर, एज अ रिजल्ट, बिकॉज ऑफ दिस, ये सब कॉज इफेक्ट बता रहे हैं। एम्फसाइजिंग, कोई हाईलाइट करने के लिए किसी पॉइंट को, एक्चुअली, इन फैक्ट, इंपॉर्टेंटली, इंडीड। करेक्टिंग, कुछ करेक्ट करने के लिए, और रादर, आई मीन, सॉरी। तो आई मीन दोनों में यूज हो सकता है, क्लैरिफाइंग के लिए भी और करेक्टिंग के लिए भी। कि जैसे मैंने गलती से बोल दिया कि आई विल बी हियर एट 2, आई मीन सॉरी, एट 3 PM, तो गलत करने के लिए गलत बोल दिया, मेरा मतलब 3 बोलना था पर मैंने गलती से 2 बोल दिया, तो दैट विल सेट करेक्शन। और रादर दैट इज नॉट ट्रू। रादर, और रादर आई वुड से, फॉर एग्जांपल, पहले मैंने कुछ गलत बोल दिया कि भाई आप पिंक पहन के आना कल, और रादर एक्चुअली वेयर ब्लू। पिंक छोड़ो, एकदम से समझ में आया कि पिंक नहीं सही लगेगा, ब्लू पहन के आना भाई।
ठीक है, शिफ्ट फोकस, चेंजिंग टॉपिक, बाय द वे, एनीवे, मूविंग ऑन, मतलब ये जो बात हो रही है तो खत्म करते हैं, आगे अब दूसरी बात करते हैं। एनीवे वो तो ठीक है, पर एनीवेज नहीं होता, याद रखिए, एनीवेज लोग बोलते हैं, एनीवेज नहीं होता, एनीवे होता है। बाय द वे, बाय द वे बहुत बार यूज करते हैं, बाय द वे आपको पता है उनका क्या हुआ? बाकी जो पहले से बात हो रही थी उससे कुछ अलग बात करनी है। तू हेजिंग का मतलब है सॉफ्टनिंग स्टेटमेंट, आप सॉफ्टनिंग कर रहे हैं, सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ, मे बी, आई गेस, कि जो पूरी स्टेटमेंट की तीव्रता या तीक्ष्णता है उसको आप थोड़ा सा मंद करना चाह रहे हैं, उसको थोड़ा सा ब्लंट करना चाह रहे हैं। आप नहीं कहना चाह रहे कि सभी लोग मतलबी होते हैं, भाई सॉर्ट ऑफ मतलबी होते हैं, सभी लोग मतलबी होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई, मगर मे बी हो सकता है सभी लोग मतलबी हो, सॉर्ट ऑफ मतलबी होते हैं, कुछ कुछ काइंड ऑफ मतलबी होते हैं, थोड़े बहुत मतलबी, जरूरी नहीं है कि पूरे मतलबी हो, थोड़े बहुत मतलबी, आई गेस। Engaging listeners, maintaining connection, you know, right? Okay, well, all these, right? So, right is like a verbal form of a question tag. Question tag जब ग्रामर में यूज करते हैं तो उसका बड़ा प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, उसी टेंस में होगा, उसका जो ऑक्सिलरी होगा उसका ऑपोजिट ऑक्सिलरी, अगर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में, पॉजिटिव है तो नेगेटिव में, एक्जैक्टली ऑक्सिलरी जैसा, और जो सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन। पर स्पोकन में आप यूज कर सकते हैं राइट। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स, राइट? यू गेट इट, राइट? राइट यूज किया जा सकता है वैसे ही, ये एंगेज करने के लिए लिसनर्स को, कि उनको ये है कि आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन और पॉलिटी, उनका एंगेजमेंट आपको चाहिए। अच्छा, स्पोकन वर्सेस रिटन डिस्कोर्स मार्कर्स अलग अलग होंगे। स्पोकन थोड़े इनफॉर्मल होंगे, जैसे वेल, लाइक, यू नो, आप यूज कर सकते हैं। वेल, सो हाउ आर यू डूइंग? वेल, आई एम डूइंग, या आई एम डूइंग ऑलराइट। सो वेल, लाइक, यू नो, आप स्पीच में अपने यूज कर सकते हैं, पर रिटन में आपको फॉर्मल इंस्ट्रक्चर्स यूज करने। फर्दरमोर, हाउएवर, जैसा कि हम लोग ने अभी तक देखे हैं, स्ट्रक्चर्ड होंगे रिटन में, स्पोकन में आप थोड़े इनफॉर्मल यूज कर सकते हैं। स्पोकन वाले जो इनफॉर्मल है इनको हम लोग कभी कभी फिलर्स भी बोलते हैं। इनको बहुत ज्यादा अगर आप यूज करने लगे, अपने विचार को व्यक्त ना कर पाने की जो कमी है उसको पूरा करने हेतु अगर आप इनको यूज करने लगे तो उनको फिलर्स बोलेंगे। भाई फिलर्स के रूप में इनको यूज ना करें, बहुत ज्यादा यूज ना करें, कभी कभी एक आध बार बीच बीच में थोड़ा बहुत ठीक है, पर बार बार इनका उपयोग करना मतलब ये दर्शाता है कि आपका दिमाग उतनी तीव्रता से उस भाषा को प्रोड्यूस, उसका उत्पाद नहीं कर पा रहा, उत्पादन नहीं कर पा रहा है जितनी तीव्रता से आपका मुंह उसको बोलना चाह रहा है। तो भाई या तो अपनी स्पीच थोड़ी सी धीमी करें या दिमाग थोड़ा सा तेज करें। स्पीच धीमी करने के लिए प्रैक्टिस, दिमाग तेज करने के लिए भी प्रैक्टिस। स्पीच धीमी करने के लिए स्पीच धीमी करने की प्रैक्टिस, कि भाई आप खड़े हो वास्तव में किसी शीशे के सामने और धीमा धीमा आराम आराम से बोलने का प्रयास करें, ज्यादा जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। या दिमाग अगर आपको तेज करना है तो भाई पढ़े लिखे और ज्यादा, दाएं हाथ से अगर लिखते हैं तो बाएं हाथ से लिखने का प्रैक्टिस करें, कभी कभी बाएं हाथ से ब्रश करें, अगर दाएं हाथ से ब्रश करते हैं, बाएं हाथ से लिखते हैं थोड़ा दाएं हाथ से लिखने की प्रैक्टिस करें, कभी कभी ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा पजल्स सॉल्व करें, बाहर निकलें, स्पोर्ट्स खेलें, फिजिकल एक्टिविटी करें, अपने आप को फिट रखें, अच्छा खाना खाएं, बाहर का खाना बकवास खाना ना खाएं, शुगर ज्यादा न लें, हेल्दी फैट्स लें, सीड्स, नट्स, ये सारे हेल्दी फैट्स। अगर आप नॉन वेजिटेरियन के शौकीन हैं और खाते हैं, आपके घर पे अलाउड है, आप अपने आप को अलाउ करते हैं, तो फिश में जितने भी सी फूड होता है उसमें भी अच्छा फैट पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ऑल ऑफ दैट हेल्प्स योर ब्रेन। या वेजिटेरियन सोर्सेज अगर आप ढूंढ रहे हैं तो नट्स एंड सीड्स लाइक अखरोट, वॉलनट्स आर रियली अ गुड सोर्स। 2-3-4 वॉलनट्स रोज भिगो के शाम में, अगले दिन सुबह आप चबा चबा के खाएं, बहुत ही अच्छा होगा। साथ में थोड़ा सा शहद ले लें, दूध और शहद शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे, ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी आपके दिमाग की तीव्रता में। स्पोकन हेल्प्स इन कॉन्वर्सेशन फ्लो, रिटन हेल्प्स इन स्ट्रक्चर आर्गुमेंट। तो स्पोकन जो है तो आपके कॉन्वर्सेशन फ्लो में, आप बातें अगर किसी से कर रहे हैं तो उस कॉन्वर्सेशन को फ्लो बनाए रखने के लिए, बीच में तोड़ने ताड़ने के लिए नहीं, आपके एसएसबी में भी बहुत काम आते हैं। यही सारे कॉन्वर्सेशन मार्कर्स हैं, यही सारे डिस्कोर्स एक्सप्रेशंस और मार्कर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे एंगेज कर पाने के लिए अपनी ऑडियंस को, रिटन एग्जामिनेशन के बाद एसएसबी को क्लियर कर पाने के लिए। और रिटन क्या करता है, आपको अपने आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर करने में हेल्प करता है। भाई जो भी रिटन, आप कुछ भी चीज लिख रहे हैं तो लिखने का कोई पर्पस है, सामने वाले को या तो आप कोई जानकारी देना चाहते हैं, या आप उसको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, उसको एंटरटेन करना चाहते हैं, जो भी आपका पर्पस है लिखने का, या आप अपने लिए कुछ डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं कि भाई ये याद रखे, मैं याद रख पाऊं, जो भी कारण है आपका लिखने का, उसके लिए उसको एक स्ट्रक्चर दे पाने के लिए, आपके तर्कों को एक स्ट्रक्चर दे पाने के लिए एक अच्छा, ताकि वो फ्लो एक अच्छा बने और पढ़ने वाला भी इंप्रेस हो सके, इन्फ्लुएंस हो सके, समझ में आ सके उसको और आसानी से ग्रहण कर सके वो जानकारी जो वो लेखन आपका प्रदान करना चाह रहा है, उसके लिए भी कारगर रहेंगे। कैटेगरीज क्या क्या होती हैं देखिए, इंट्रोडक्शन है, टॉपिक शिफ्ट, क्लैरिफिकेशन, कॉन्ट्रडिक्शन, एडिशन, कंक्लूजन, एग्जांपल्स एंड कॉज इफेक्ट। ये मेन कैटेगरीज है जिन पर हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, आगे चलते हुए और ज्यादा फोकस करेंगे इनके ऊपर हम लोग, और ज्यादा विल जस्ट डिस्कवर, विल जस्ट एक्सप्लोर ऑल ऑफ दीज इन डिटेल मूविंग अहेड। सो राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन जैसे राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Anyway, by the way, clarification, in other words, let me explain, clarification there are contradict, but on the contrary rather, कोई मुझे कहे कि sir, you seem like a very active, I will like, on the contrary rather, I love sleeping for 8-9 hours in a day.
So on the contrary, addition. Also, not only that, also, but also I work out. So, but by the way, वैसे right, but contradictory में बता दूंगा वो मैं. But on the contrary, I also work out. In short, to sum up conclusion. In short, डिस्कोर्स मार्कर जो है बहुत गहरा टॉपिक है, इसको बहुत ज्यादा हम लोग एक्सप्लोर करेंगे आगे बढ़ते हुए. कैसे आप और इसके बारे में जानना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे जानकारी दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में, और बताइए मुझे क्या पढ़ना चाहेंगे आप इंग्लिश में. और एग्जाम्पल्स अगर बताने होंगे हमें तो हम फॉर एग्जाम्पल या टेक एक्स मतलब टेक फॉर एग्जाम्पल टेक एप्पल, विल टॉक अबाउट द कंपनी एप्पल राइट नाउ. तो अगर मैं आप लोगों को मार्केटिंग के बारे में, फॉर एग्जाम्पल बाटा के बारे में, आपको क्या लगता है बाटा जो कंपनी है वो कौन सी कंट्री की है? भाई अगर आपने कहा इंडिया तो मैं बताता हूं, मुझे भी लगता था कुछ समय पहले तक कि इंडिया की कंपनी है, पर बाटा चेक रिपब्लिक, किसी यूरोपियन में, शायद चेक रिपब्लिक या किसी और यूरोपियन कंट्री की कंपनी है. अब उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही यही है कि जिस भी कंट्री में वो लोग होते हैं उस कंट्री के लोगों को लगता है कि बाटा वहीं की कंपनी है. हर ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, अगर कहीं और किसी और कंट्री में है, फिलीपींस में, इंडोनेशिया, जहां पे भी है, वहां के लोगों को ये लगता है कि ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि बाटा वहीं की कंपनी है, उनके कंट्री की कंपनी है. ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है. तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पढ़ाते वक्त अगर मैं कहूं चलो टेक बाटा फॉर एग्जांपल, टेक बाटा के बारे में अगर हम बात करें तो वो सब चीजें फिर जो मैंने अभी आपको बताई, कॉज इफेक्ट, सो देयरफॉर, वही कंजंक्शंस में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अच्छा, एडवांस डिस्कोर्स एक्सप्रेशंस थोड़े देखेंगे. एट द एंड ऑफ द डे यूज होता है समिंग अप के लिए, कि बाकी सब तो ठीक है, बात सारी ठीक है, पर आखिरकार बात की जाए तो ये चीज इंपॉर्टेंट. एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज दैट यू आर सैटिस्फाइड विद व्हाट यू आर डूइंग. Come to think of it, realization कि हाँ, come to think of it, I think English is a very interesting and very important subject for NDA and CDS both. CDS के लिए तो 1/3 मार्क्स उसके वेटेज में है, और अगर आप OTA दे रहे हैं तो हाफ 50% इज इंग्लिश, और NDA में भी 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 200 in GAT और 150 in GAT, big percentage, like almost 12.5, some kind of percentage of weightage for English as well. तो इंग्लिश और स्टैटिक सब्जेक्ट है, स्टैटिक कोर्स है. इंग्लिश में बेहतर होना सिर्फ आपके रिटन एग्जामिनेशन के लिए नहीं, एसएसबी के लिए भी बहुत फायदेमंद है. सिर्फ एसएसबी के लिए नहीं, आपके जीवन में भी बहुत बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है. जितना ज्यादा आप उसका कमांड आपका उस लैंग्वेज के ऊपर होगा उतना भला होगा आपका किसी भी फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहें आगे, जिसमें हैं आप उसमें तो हाँ, उसके अतिरिक्त अपने पर्सनल लाइफ में और अतिरिक्त चीजों को भी जो आप करना चाहेंगे अपने जीवन में, उसमें बहुत लाभदायक होगा. द थिंग इज इंट्रोड्यूसिंग अ पॉइंट, को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम किसी पॉइंट को. द थिंग इज इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू मी. लेट्स फेस इट, ऑनेस्ट ट्रूथ, लेट्स फेस इट, इंग्लिश के बिना काम नहीं चलेगा. लेट्स फेस इट, टू बी ऑनेस्ट, डिस्क्लेमर, टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको बता रहा हूं कि इंग्लिश आपको यहां से बेहतर और कोई पढ़ा भी नहीं पाएगा. आप मुझे ढूंढ के बता दें टीचर जो मुझसे बेहतर है, और मैं ये दावा देता हूं, मेरी ये गारंटी है कि उससे बेहतर बनके मैं आपको दिखा दूंगा कुछ ही समय में. किस प्रकार से वो मुझसे बेहतर है, बस इतना दिखा दें मेरे को. इफ यू आस्क मी और इफ यू आस्क मी, भाई कम हियर, स्टडी विद मी, वॉच द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स. और सीडीएस एनडीए की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका कोई बच्चा सैनिक स्कूल, आरआईएमसी आरएमएस की प्रिपरेशन कर रहा है, इंदौर में भेजिए उसको हमारे सेंटर पे. यहाँ पे हमारे साथ रह के पढ़ेगा, लिखेगा, बढ़ेगा, एग्जाम भी क्लियर करेगा, ऑफिसर भी बनेगा, देश को प्राउड करेगा, और आपके फैमिली को भी, आप खुद भी अगर आना चाहें तो. कॉमन मिस्टेक्स एंड टिप्स देखिए, अवॉइड ओवर यूजिंग फिलर्स लाइक सो यू नो. जैसे मैंने कहा, स्पीच में जो कॉन्वर्सेशन या डिस्कोर्स मार्कर्स जिनको हम लोग कह रहे हैं, डिस्कोर्स का मतलब होता है कॉन्वर्सेशन, बात जो हो रही है हमारी, वो डिस्कोर्स हो जाएगा. तो सो यू नो, अवॉइड ओवर यूजिंग फिलर्स लाइक सो यू नो, अवॉइड करें ओवर यूजिंग. ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं इनको, कभी कभी तो चलता है. यूज फॉर्मल मार्कर्स इन राइटिंग, और राइटिंग में सिर्फ फॉर्मल मार्कर्स यूज करनी है आपको, इनफॉर्मल यूज नहीं करनी है. कनेक्टर्स ऐड करें लॉजिकल फ्लो के लिए, और डोंट ओवरलोड अ सेंटेंस विद मल्टीपल मार्कर्स. एक ही सेंटेंस में बहुत सारे मार्कर्स न डालें. और क्यों मायने रखते हैं भाई थॉट्स को सही से ऑर्गेनाइज करने के लिए फायदेमंद है. आपका जो लेखन या वाचन है वो नेचुरल और फ्लुएंट साउंड करेगा, एक अच्छा फ्लो आएगा उसमें, प्राकृतिक साउंड करेगा. एसे एंड स्पीच की कोहेरेंस को बेहतर करेगा, इंप्रूव एसे एंड स्पीच कोहेरेंस. ऐसे जो आप लेखन है आपका, जो आप लिखेंगे ऐसे, वो बेहतर बनेगा. स्पीच जो आपकी है वाचन, उसको थोड़ा कोहेरेंट बनाएगा. कोहेरेंट मतलब फ्लो उसका अच्छा होगा और समझ में आ पाएगा लोगों को आसानी से. और एनहांस एंगेजमेंट इन कॉन्वर्सेशंस. और जब आप बात कर रहे होगे या स्टेज पर खड़े होकर स्पीच दे रहे होगे, जीडी में बैठ के लोगों से बात कर रहे होगे, प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस कहीं किसी रेस्टोरेंट में बैठ के, किसी कैफे में बैठ के, किसी क्लब में बैठ के, अपने दोस्तों के साथ, परिवार, रिश्ते संबंधियों के साथ बैठे होगे, तो वहां पे आपको उनको एंगेज कर पाने के लिए अपने स्पीच से सहायता मिलेगी. ये कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स हैं. एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, बाकी का आप कमेंट सेक्शन में अपने आंसर डालिएगा. लेट मी चेक इफ यू आर करेक्ट और नॉट. Once I get at least 10 answers, I will put the correct answers and pin them as the top comments. Yeah, we'll see. I love pizza dash. I try not to eat it. मुझे पसंद है पर मैं कोशिश करता हूं कि रोज ना खाऊं. तो यहाँ पे मैं कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा हूं. However, I wanted to go out, but it was
रेनिंग। अब बट यूज बिना किए अगर मैंने करना है यही सेंटेंस तो क्या यूज करूंगा, हाउएवर। आई वांटेड टू गो आउट, हाउएवर इट वाज रेनिंग। तो स्पीच में हाउएवर आप बोल सकते हैं, थोड़ा ज्यादा इंप्रेसिव लगेगा। भाई डैश, लेट मी एक्सप्लेन, डैश वी मस्ट कंसिडर, डैश हियर्स माय फाइनल पॉइंट। तो कंक्लूजन के लिए है, एक्सप्लेनेशन के लिए क्या यूज कर रहे हैं, कंक्लूजन के लिए क्या यूज कर रहे हैं, और सजेशन के लिए कि हमें क्या कंसिडर करना चाहिए उसके लिए क्या यूज करेंगे। इसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में अपने हिसाब से डालें। 10 आंसर मिलते ही मैं सही आंसर पिन कर दूंगा। अब फाइनल थॉट समझिए, डिस्कोर्स मार्कर्स आर द ग्लू ऑफ कम्युनिकेशन। डिस्कोर्स मार्कर्स क्या हैं, एक तरह से वो ग्लू हैं जो चिपकाती है एक दूसरे को एक दूसरे चीज से, एडहेसिव जो एक अलग अलग चीजों को एक दूसरे से चिपकाती है, उसका काम करते हैं ये लैंग्वेज में। टाइनी वर्ड्स विद अ बिग इंपैक्ट, ये वो छोटे छोटे शब्द हैं जिनका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। That's that for today. I have been Anmol, your guide on this journey through the English language in association with Tutorial. Thank you so much for joining in, and I shall see you in the next one.